अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब नंबर 2 के अंदर हम लोग डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से उनको हम एमुलेटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 8086 और 8088 का। ये दो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर्स हैं और इनके अंदर बड़े से डिफरेंस सिर्फ दो ही हैं। एक तो डिफरेंस ये है कि 8088 का जो इंस्ट्रक्शन क्यू है उसका साइज़ 8086 के इंस्ट्रक्शन क्यू से डिफरेंट है। और दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों दरमियान, वो दोनों के डाटा बस के पाथ के अंदर है। ठीक है, आई होप कि ये जो डायग्राम है ये आपको बहुत क्लियरली क्लास के कोर्स के अंदर समझा दी जाएगी। क्योंकि ये लैब का हिस्सा नहीं है, हमारा कंसर्न एमुलेटर के ऊपर ज़्यादा है। ये कोर्स के कंटेंट से ही डायग्राम ली गई है कि किस तरीके से आपके पास बस कंट्रोल लॉजिक काम करती है, देन वो इंस्ट्रक्शन क्यू में जाती है, आपकी जितनी भी लॉजिक होती हैं, एंड देन उसके बाद आपके पास एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल के पास जाती हैं और आपके पास एएलयू के पास भी, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें आप लोग बहुत डिटेल में देख लेंगे कोर्स के अंदर। 8086 का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है उसके अंदर आपके पास इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं कुछ जो प्रोग्रामर को अवेलेबल होते हैं, और उनको यूज़ करते हुए वो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट लाइन में जिक्र किया था कि आपके पास कुछ डाटा रजिस्टर्स होते हैं जिनका नाम हमने AX, BX, CX और TX के नाम से यूज़ किया था। और हमने कहा था कि अगर हमें प्रोग्राम लंबा लिखना पड़े, लेंथी लिखना हो, या हमें कम से कम स्पेस में इसको यूज़ करना हो, तो हम उसके दो हिस्से कर लेते हैं कि अगर लेट से 8 बिट के हमें काम करने हैं, 8 बिट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना है, या 8 बिट के डाटा के ऊपर काम करना है, तो हम फिर AL और AH को अलग अलग भी कॉल कर सकते हैं और उसमें डाटा मूव करवा सकते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स भी होते हैं जिन्हें बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। ये हमारे पास पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स हैं और टाइम आने पर हम इनको भी यूज़ करेंगे। इनके भी जिस तरह AX, BX, CX, DX के एक स्पेसिफिक पर्पस था और एक हम लोग इनको अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर लेते थे, सेम इस तरीके से बेस पॉइंटर को भी हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक पर्पस भी हैं जो नीचे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर कोड सेगमेंट है, डाटा एक्स्ट्रा और स्टैक सेगमेंट्स हैं। उसके अलावा दो आपके पास फ्लैग्स का और पॉइंटर्स की दो आपके पास और रजिस्टर्स भी हैं। फ्लैग का जो रजिस्टर है जो 16 बिट का है बेसिकली, वो नीचे एक्सपैंड करके बताया गया है कि उसमें कौन कौन से फ्लैग्स एग्जिस्ट करते हैं। कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग्स है, ज़ीरो फ्लैग है, एंड सो ऑन। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी 16 बिट का के पास एग्जिस्ट करता है। अब फ्लैग रजिस्टर जो है वो हम लोग एक डेडिकेटेड लैब में देखेंगे कि फ़्लैग रजिस्टर होते क्या हैं और हर फ्लैग कब एक्टिव होता है, किन स्पेसिफिक रीजंस के ऊपर। और फ्लैग के एक्टिव होने या ना एक्टिव होने से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को भी चेंज कर सकते हैं। यानी लेट से कि अगर हमारा दो सब्ट्रैक्शन का कोड है और उसकी वजह से उसमें कैरी आ रहा है, तो हम इफ़ एल्स की कंडीशंस भी कैरी फ्लैग के ऊपर, पैरिटी फ्लैग के ऊपर, ऑक्सिलरी फ्लैग के ऊपर या ज़ीरो फ्लैग के ऊपर, सो ऑन, हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक रीजंस और जनरल रीजंस दोनों मेंशन है यहाँ पे रजिस्टर्स की। कि सोर्स इंडेक्स आपके पास यूज़ होता है कि सोर्स इन सम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, आपके पास सोर्स अवेलेबल है किसी भी डाटा का, वो कहाँ पड़ा हुआ है, एंड देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एड्रेस के लिए भी, एड्रेसिंग जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली तो उसके दौरान भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इस तरीके से DI डेस्टिनेशन के लिए हो गया, और लेकिन ये जो ऑफसेट एड्रेस यूज़ होगा वो ES के लिए यूज़ होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए, स्टैक के लिए। सेम इसी के बेस पॉइंटर आपके पास यूज़ होता है पैरामीटर पास करने के लिए स्टैक के अंदर, और दूसरे तौर पे ऊपर हम इसमें ऑफसेट, ये देखना ऑफसेट हर एक का स्पेसिफिक रीज़न भी एक है, और ये स्टैक के लिए यूज़ होता है, SS के लिए यूज़ होता है, स्टैक सेगमेंट के लिए। ओके, उसके बाद आपके पास
बेस पॉइंटर है, जिसका प्राइमरी रीज़न तो हमारे पास है कि वो पैरामीटर पास करने के लिए स्टैक के अंदर यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा हम लोग ऑफसेट की एड्रेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सेम इसी के स्टैक पॉइंटर है, ये जो स्टैक जो भी हम बनाएंगे उसके टॉप को ये पॉइंट कर रहा होगा। इसके अलावा इसका क्या एक और फंक्शन है कि ये ऑफसेट एड्रेस जो स्टैक सेगमेंट के लिए होगा उसको भी एड्रेस कर रहा होगा। देन उसके अलावा हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर सी एस है। सी एस आपको करंट प्रोग्राम की लोकेशन बता रहा होता है, डी एस आपको डाटा की लोकेशन बता रहा होता है, आपके पास स्टैक सेगमेंट जो है वो आपको स्टैक की लोकेशन एग्जैक्ट बता रहा होता है, और ई एस जो है वो आपके पास कोडर के लिए अवेलेबल है, वो अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकता है। ये फ्लैग्स हैं हमारे पास, ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग और फ्लो फ्लैग। इनके एग्जांपल्स नेक्स्ट लैब में हम लोग, जो हमारे पास डेडिकेटेड लैब है, आई थिंक वो लैब नंबर 3 है फ्लैग्स की जी, नेक्स्ट लैब के अंदर हम लोग इनको डिटेल में देख लेंगे कि ये फ्लैग्स कब कब एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, अब हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि हम लोगों ने ऊपर कहा कि आपके पास एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए हमें मल्टीपल चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों है? एक तो ये कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डाटा, या सॉरी हमारे पास लोकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट्स से एक लोकेशन है जिसका नाम है 1230। इस लोकेशन पे कोई डाटा पड़ा हुआ है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर हम डाटा रख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्यों इस तरह के एक्स्ट्रा रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मज़ीद एड्रेसेस स्टोर होने जा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मेमोरी हमारे पास काफ़ी बड़ी होती है। मेमोरी लाजमी नहीं है कि आपके पास 32 बिट पे कंप्लीट हो रही हो उसकी एड्रेसिंग। तो लेट्स से हमने एक फ़िज़िकल मेमोरी लोकेशन है जिसको एक्सेस करना है, उसका कोड वर्ड या उसकी लोकेशन का नाम है 12345। तो अगर आप गौर करो तो ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4, ये तकरीबन सारा मिलके 20 बिट्स के ऊपर डाटा बनता है। अब हमें पता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है, या हमारा जो एड्रेस मैक्सिमम कैरी हो सकता है इस 86 के एमुलेटर के अंदर, वो 16 बिट का है, क्योंकि हमारे पास AX 16 का है, हमारे सारे रजिस्टर 16 बिट के हैं। अब ये 20 बिट का अगर एड्रेस आ जाएगा, हम उसको कैसे बनाएंगे या कैसे एक्सेस करेंगे? हम करेंगे ये कि DS के अंदर डाल देंगे बेस एड्रेस 1230, देन हम SI के अंदर डाल देंगे 0045। अब होगा क्या, मेमोरी ने अगर एक्सेस करना होगा तो वो क्या करेगा, CPU जो है इसकी कैलकुलेशन करेगा और फिज़िकल एड्रेस को किस तरह जनरेट करता है, बाय मल्टीप्लाइंग द सेगमेंट रजिस्टर बाय 10। जो आपके पास सेगमेंट रजिस्टर है SI जो है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन वो ऐड कर देगा DS को, डाटा सेगमेंट, मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ये डाटा सेगमेंट को मल्टीप्लाई करेगा 10 से, एंड देन उसमें ऐड कर देगा SI की वैल्यू। सो ये कैलकुलेशन यहाँ पर मौजूद है कि 1230 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 12300, उसमें 45 अगर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 और 5H या के पास एग्जैक्ट एड्रेस बन जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ये इतना बड़ा एड्रेस आपके पास किसी भी रजिस्टर में एक्सेस नहीं हो सकता। ये रन टाइम के ऊपर डिसीजन हो रहा होगा, और रन टाइम के ऊपर उसने जाकर मेमोरी से लोकेशन पर से डाटा उठाना होगा या डाटा प्लेस करना होगा। तो ये मत सोचिएगा कि इसको जाके कौन सेव करेगा, कहाँ रखेगा। इसको जस्ट एक्सेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमने एक्सेस करना है किसी एक मेमोरी लोकेशन को। ओके, हम इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर आए थे। लास्ट लैब में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट ऐड की देख ली थी, आई थिंक मूव की भी देखी थी। बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट जो होती हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक एमुलेटर की वो कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो वो समझ सकता है, और जिनके थ्रू वो अपनी सारी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है और कुछ रिज़ल्ट जनरेट कर सकता है। जितने भी आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स हैं मार्केट के अंदर, हर माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट होती है। क्वाइट पॉसिबल है कि उनकी जो मूव की इंस्ट्रक्शन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो, और क्वाइट पॉसिबल है कि मूव मल्टीप्लाई के लिए मल, सब्ट्रैक्ट के लिए सब, ऐड के लिए ऐड, एडिशन के लिए ऐड, तो ये इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ ही हो, लेकिन इसके अलावा भी कोई और भी सेट ऑफ कमांड्स अवेलेबल हो, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो 886 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर आपके पास डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें पता है, एंड देन कन्वर्जन की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, देन अरिथमेटिक,
अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की कुछ हमारे पास सेट हैं, देन लॉजिक शिफ्ट रोटेशन है, उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे ऑपरेशन हैं जो बिट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। लेट्स से आपने नॉट लगाना है, खैर अभी आप डीएलडी पढ़ लोगे फिर आपको समझ आएगी ये चीज़। अगर हमें नॉट लगाना होगा, यानी मेरे पास डाटा है 101 और मैंने इसको 010 करना है, यानी इसका इन्वर्स लेना है, तो हम बिट इंस्ट्रक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इनपुट आउटपुट की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके अलावा और कोई छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम देखेंगे इसके अंदर। अभी हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो सिर्फ डाटा इंस्ट्रक्शन, डाटा मूवमेंट और कुछ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ऐड देख लें। ऐड का आपके पास किस तरह फॉर्मेट काम करता है कि आप ऐड लिखते हैं, आगे डेस्टिनेशन लिखते हैं, किस एड्रेस में डाटा जाना चाहिए, और आगे सोर्स लिखते हैं, कौन सी जगह से आपने डाटा उठाना है और उसको ऐड करना है। यहाँ पे सी एग्जांपल नहीं है, आई थिंक हम लोगों ने लास्ट लैब में जो की थी, मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लेट्स से आपने लिखा था ऐड AX, BX, तो उसने क्या करना था कि BX का डाटा उठाना था, उसको AX में ऐड करना था। अब देखें डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन ऐड के साथ वाला होगा, तो इट मीन्स अगर हमने लिखा ऐड AX, BX लिखा है तो AX के अंदर डाटा दोनों का जमा हो जाएगा और AX के अंदर डाटा चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने आई होप कि लास्ट टाइम इसको एनालाइज किया होगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट की है आपके पास इंस्ट्रक्शन है, वो आपके पास बाइट बाइट भी हम कर सकते हैं, वर्ड फ्रॉम वर्ड भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है कि हम लोग लिखते हैं SUB, सेम इस तरीके से जिस तरीके से आपके पास ऐड की इंस्ट्रक्शन थी कि आपने वो लिखना है अपना डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना है, देन कॉमा डालना है, और उसके अलावा सोर्स लिख देना है। अब सोर्स की जगह पर आपकी मर्ज़ी है कि आप नंबर भी लिख सकते हैं और आप किसी उस नंबर को किसी रजिस्टर में डाल के, जिस तरह यहाँ पर देखें आप, AL के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 5 एंड देन हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट AL, 1। अब होगा क्या कि AL के अंदर 5 पड़ा हुआ है, मैं इसको आई थिंक ये जो कॉलन डाला हुआ है, इस कॉलन का मतलब ये है कि ये कमेंट है। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट नहीं आ रही, ये कमेंट है। तो AL में आपने 5 डाल दिया और आपने लिखा सब्ट्रैक्ट AL, 1। अब क्या हो रहा है, AL के अंदर वैल्यू 5 - 1 4 आ जाएगी। सो वेयर AL = 4 इज कमेंट इन द अबव मेंशन कोड। आई होप कि समझ आ गई कि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है इतनी, और आप एक दो दफ़ा कोड, लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये 5 डिफरेंट बिहेव करेगा, 5 के अगर आगे H लिख देंगे वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है, हेक्स वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में डिफरेंस होता है। आपकी लैब के लिए 6 टास्क हैं, बहुत छोटे छोटे टास्क हैं, मैं 1 या 2 पढ़ देता हूँ एंड देन आगे आप लोग देखिएगा, कोई मुश्किल हुआ तो डिस्कस कर लेना। राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू लोड रजिस्टर AX विद द वैल्यू ऑफ 99H। सिंपल, क्या करना है आपने, मूव करा देना है AX के अंदर 99H। देन फ्रॉम रजिस्टर AX मूव इट टू BX। सिंपल मूव की इंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब चूंकि आपने BX में डालना है तो जहन में रखना है कि डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए, पहले आपके पास आना चाहिए, तो मूव BX, AX होगा। बात ख़त्म होगी। अच्छा, अब डाटा जो मूव होता है ना, ये बेसिकली कॉपी हो रहा होता है, तो ये अब ये डाटा AX में ही पड़ा हुआ है, ये डाटा अब BX में ही पड़ा हुआ है। देन आपने सेम ही काम CX के साथ करना है। BX से मूव होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप डालेंगे मूव की, पहले CX लिखेंगे, AX भी लिख सकते हैं, BX भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही डाटा AX और BX दोनों में पड़ा हुआ है। सेम इस तरीके से DX के लिए काम करेंगे। देन आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और सिमुलेट करना है, एंड देन आपने उसके रजिस्टर्स के अंदर जो भी डाटा ऑपरेट हो रहा है, हैंडल हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, उसको आपने देखना है। टास्क 2 देखें, आपने असेंबली प्रोग्राम लिखना है जो ऐड करे सारे सिंगल डिजिट को आपके रोल नंबर के, यानी लेट से आपका रोल नंबर है 19, आपने उन दोनों को ऐड कराना है और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपने अक्यूमुलेटर में डालना है। तो अक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है, AX है। फिर आपने 7 रैंडम नंबर्स पिक करने हैं और उस सिंगल डिजिट की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डबल डिजिट के उठा लेंगे तो मुमकिन है वो ओवरफ्लो कर जाए और आप हैंडल ना कर पाओ डाटा को, आपको समझ ही नहीं आएगा डाटा जा कहाँ रहा है। आपने फिर सिंगल स्टेप मेथड यूज़ करना है और आपने सिमुलेट करके देखना है कि आपके पास आंसर क्या जनरेट हो रहा है। आई होप कि इसमें कुछ चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएंगी। क्वेश्चंस आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।